गाइस, तो पॉलिटी फैक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और गाइस आ गए हम दोबारा आपके सामने। तो गाइस आज ही जो हमारी यूट्यूब की दूसरी क्लास है जिसके अंदर हम पॉलिटी जो हमारी संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया जिसमें हमने पहली क्लास में बात की थी उसी को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आपको पिछली क्लास से रूबरू करवा देता हूं। वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उस वीडियो को पहले देखिए, उसी के बाद आप इस वीडियो पर आइए ताकि आपको ये वीडियो है अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले पहली वीडियो से मैं आपको थोड़ा रूबरू करवाता हूं। तो हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था कि किस तरीके से 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सबसे पहले संविधान निर्माण की मांग की गई। उसके बाद में 1922 में महात्मा गांधी जी ने कहा कि हमारे संविधान का निर्माण हम स्वयं करेंगे, किसी विदेशी सत्ता के द्वारा दिए गए संविधान को नहीं स्वीकारेंगे। 1927 में लॉर्ड बर्गन हेड के द्वारा चैलेंज किया गया। 1928 में उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए मोतीलाल नेहरू जी ने सबसे पहले संविधान निर्माण का प्रयास किया। 1934 में एम एन रॉय ने कहा कि संविधान का जो निर्माण है वो भारत की जनता नहीं करेगी, बल्कि भारत की जनता तो अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी। वो प्रतिनिधि मिलकर के क्या करेंगे, संविधान सभा का गठन करेंगे और वह संविधान सभा क्या करेगी, तो संविधान का निर्माण करेगी। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि संविधान सभा का जो गठन होगा वो व्यस्त मताधिकार के आधार पर होगा। ठीक है, तो 1938 तक। उसके बाद में 1939 में ठीक एक साल बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। 1940 और 1942 दो जो प्रस्ताव रखे गए थे 1940 और 1942 के, उन दोनों प्रस्तावों को भारतीयों ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। उसके बाद में हमने पढ़ा 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। उस कैबिनेट मिशन ने क्या किया, संविधान सभा का निर्माण किया। और उस कैबिनेट मिशन के द्वारा जो संविधान सभा में जो सदस्य रखे गए थे वो हमने देखे थे कि 389, यानी कि संविधान सभा में कैबिनेट मिशन के द्वारा जो संविधान सभा में जो सदस्य रखे गए थे वो कितने रखे थे, 389, यानी कि 389। उसके बाद में हमने देखा कि जो 389 सदस्य थे वो किस तरीके से निर्वाचित हुए थे, किस तरीके से मनोनीत हुए थे, किस तरीके से इनका चुनाव हुआ था। ठीक है, और हमने देखा कि 14 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। और विभाजन के साथ ही हमारी ये जो संविधान सभा थी, यानी 389 की जो संविधान सभा थी, वो घटकर के कितनी रह गई, 299। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास के अंदर ये सारी बातें चर्चा की थी। ठीक है, आप पहले उस क्लास को देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसके बाद में आप इस क्लास पर आइए ताकि आपको ये क्लास अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो यहां तक हमारी ये पिछली क्लास की बात थी। तो आज की इस क्लास के अंदर जो हम चर्चा करने वाले हैं वो संविधान सभा की पहली बैठक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ध्यान रखना है, संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि 9 दिसंबर 1946 की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो आपको याद रखना है इस बैठक की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। ध्यान रखना है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने इस पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि संविधान सभा में तो टोटल मेंबर कितने थे, 389। भाई संविधान सभा में तो टोटल मेंबर 389 मेंबर थे, लेकिन संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने ही क्यों की, क्या कारण था इसका, तो देखिए कारण स्पष्ट है। कारण है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उन 389 मेंबरों में सबसे क्या थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। इसी वजह से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को पहली बैठक का क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। और ध्यान रखना है ये कौन से अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। ध्यान रखना है ये स्थायी अध्यक्ष नहीं थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये थी हमारी 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक। और आप सभी को पता है इस बैठक का क्या हो गया था, बहिष्कार हो गया था। इस बैठक का क्या हो गया था, तो बहिष्कार हो गया था। इस बैठक का क्या हो गया था, बहिष्कार।
अब बहिष्कार का मतलब क्या होता है? तो बहिष्कार का मतलब होता है जो पहली बैठक हुई थी वो बीच में क्या हो गई थी, रद्द हो गई थी। अब रद्द होने का कारण क्या था? तो रद्द होने का कारण था कि आपको पता है अगर संविधान सभा की पहली बैठक हो रही है तो उसमें संविधान सभा के सदस्य टोटल उपस्थित होने चाहिए थे 389, लेकिन 389 सदस्य उपस्थित नहीं हुए थे। संविधान सभा में जो टोटल सदस्य उपस्थित हुए थे वो कितने हुए थे, 207 सदस्य। 207 सदस्य संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हुए थे। फिर आप पूछोगे कि सर बाकी के सदस्य कहां गए थे? तो मैं आपको यही बताने वाला हूं। देखिए याद रखिएगा 73 सदस्य जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़े थे मुस्लिम लीग के थे। आप सभी को पता है मुस्लिम लीग, यानी कि जो 73 सदस्य मुस्लिम लीग के थे वो सारे के सारे 73 सदस्य नहीं आए थे पहली बैठक में। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। तो मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं आए थे, इसी वजह से पहली बैठक का क्या हो गया था, बहिष्कार हो गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक का बहिष्कार होने का कारण क्या था, तो ध्यान रखना है कि 73 सदस्य जो मुस्लिम लीग के थे वो पहली बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए थे, इसी वजह से पहली बैठक का क्या हो गया था, बहिष्कार हो गया था। अगर मैं आपसे पूछूं, आप मेरे से पूछें कि संविधान सभा के अंदर 389 मेंबर थे, ठीक है, और उपस्थित होने वाले सदस्य थे 207, ठीक है, और 73 सदस्य नहीं आए थे, तो सर अगर हम 207 में अगर 73 ऐड करते हैं तो हमारे पास हो जाती है संख्या 280 की, ठीक है। लेकिन हमारे पास आंकड़ा तो 389 का है, बाकी के सदस्य कहां गए थे भाई, बाकी के सदस्य कहां गए थे? तो ध्यान रखना है कि 280 के अलावा जो सदस्य बाकी के थे, यानी कि वो 93 सदस्य, याद कीजिएगा वो 93 सदस्य, आप पिछली क्लास को जरूर देखिएगा, वो क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो 93 सदस्य जो हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि 93 सदस्य कहां से थे, तो देसी भारत से। 93 सदस्य कहां से थे, तो देसी भारत के। तो वो 93 सदस्य भी पहली बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए थे। इस चीज को ध्यान रखना है कि 93 सदस्य भी पहली बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए थे, तो इसी वजह से पहली बैठक का क्या हो गया था, बहिष्कार हो गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि 93 सदस्य का पहली बैठक में उपस्थित नहीं होने का कारण क्या था, तो ध्यान रखना है कि जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इन 93 सदस्यों को पता ही नहीं था कि नेक्स्ट ईयर जब भारत पाकिस्तान का विभाजन होगा तो हमें जाना किधर को है, भारत की तरफ जाना है या पाकिस्तान की तरफ जाना है। यानी कि इन्होंने अपना भविष्य ही तय नहीं किया था कि इनको जाना किधर की तरफ है, तो इस वजह से ये पहली बैठक में भी उपस्थित नहीं हुए थे, ठीक है। तो ये थी हमारी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 की, ठीक है। अब आप मेरे से प्रश्न करोगे कि सर आप एक बात बताइए कि पिछली क्लास को आपने जो एंड किया वो किया था 14 अगस्त 1947 को, यानी कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ और हमारी संविधान सभा भी क्या हो गई, दो खेमों में बट गई, यानी 299 ही रह गई। तो फिर आपने पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 यानी एक साल पहले से स्टार्ट क्यों की है? एक साल पहले से स्टार्ट क्यों किया? तो याद रखना, जब पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, वो भारत पाकिस्तान के विभाजन से पहले हुई थी, एक साल पहले हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। जबकि भारत और पाकिस्तान का विभाजन और हमारी संविधान सभा का विभाजन तो 1947 में हुआ था, और पहली बैठक तो पहले ही हो गई थी। पहली बैठक तो 9 दिसंबर 1946 एक साल पहले ही हो गई थी, और दूसरी बैठक भी, तीसरी बैठक भी हो गई थी, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में 47 आया, 14 अगस्त 1947, तब जाकर हमारी संविधान सभा दो खेमों में बट गई थी और सदस्य 299 ही रह गए थे, ठीक है। और जब हमारी संविधान सभा में सदस्य 299 रह गए, उस समय की जो पहली बैठक हुई थी, यानी 299 सदस्यों पर जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, तो वो हुई थी 31 अक्टूबर 1947 को। ध्यान रखना, यानी कि जब 9 दिसंबर ये क्या नाम से, जब 299 सदस्य संविधान सभा में थे, उस समय की जो पहली बैठक हुई थी वो 31 अक्टूबर 1947 को हुई थी। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थी हमारी पहली बैठक। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो नीचे कमेंट बॉक्स, ये आप ही के लिए है, ठीक है। आप कोई भी प्रश्न मेरे से कर सकते हैं संविधान सभा से रिलेटेड, संविधान के निर्माण से रिलेटेड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं चर्चा करता हूं संविधान सभा की दूसरी बैठक की, ठीक है। संविधान सभा की दूसरी बैठक,
ये कब हुई थी? ठीक 2 दिन बाद, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। क्या हुआ था इस दिन? इस दिन देखिए क्या हुआ था, ठीक है, इस दिन हुआ था 11 दिसंबर 1946, ठीक है। देखिए 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, उसके अंदर सबसे पहले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का क्या बनाया गया था? स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्या बनाया गया था? स्थायी अध्यक्ष। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था? तो 11 दिसंबर 1946 की बैठक में। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था, यानी कि, और ध्यान रखना है ये निर्वाचित हुए थे, इस चीज को ध्यान रखना है, ये निर्वाचित हुए थे, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये स्थायी अध्यक्ष थे और निर्वाचित हुए थे। उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो ध्यान रखना है एच.सी. मुखर्जी। पूरा नाम है इनका हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ये संविधान सभा के क्या बनाए गए थे? उपाध्यक्ष बनाए गए थे। ध्यान रखना है, ठीक है। और ये कभी कभार देखिए, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ये हमारे संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे, ठीक है। और दूसरे उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे वीटी कृष्णमाचारी। ये हमारी संविधान सभा के क्या थे? दूसरे उपाध्यक्ष थे। यानी कि हमारी संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष रहे थे, ध्यान रखना है। पहले तो थे एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे वीटी कृष्णमाचारी। फिर आपके मन में प्रश्न उठेगा कि सर 2 उपाध्यक्ष क्यों बनाए गए? उपाध्यक्ष तो एक ही बहुत था, ठीक है। तो देखिए 2 उपाध्यक्ष बनाने के पीछे कारण था। क्या कारण था? कि जो एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के जब उपाध्यक्ष बनाए गए, तो वो जिस एरिया से संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, उस एरिया का नाम था बंगाल। यानी कि ये संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष बने, कहां से बने थे? तो बंगाल से। और आप सभी को पता है, वैसे हम बात 1946 की कर रहे हैं, लेकिन 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो जो बंगाल का एरिया था वो पूरा पाकिस्तान की तरफ चला गया। और जब बंगाल का एरिया पाकिस्तान की तरफ जाएगा, तो सिंपल सी बात है, हरेंद्र कुमार मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष रहे ही नहीं, ठीक है। तो इसी वजह से इनके स्थान पर जो दूसरे संविधान सभा के उपाध्यक्ष बनाए गए, उनका नाम था वीटी कृष्णमाचारी। समझ में आ रहा है, ठीक है। वीटी कृष्णमाचारी को इनके स्थान पर फिर दूसरा उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो हमारी संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे, इस चीज को ध्यान रखना है। और वीटी कृष्णमाचारी अगर पूछा जाए कहां से थे, तो ये थे राजस्थान से। ये कहां से थे? राजस्थान के। राजस्थान के कौन से जिले थे? जयपुर से, ठीक है। राजस्थान के जयपुर जिले से थे ये, ठीक है। ये थे हमारी। अब उसके बाद में मैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आप अभी ले लीजिएगा, ताकि मैं मिटा देता हूं बोर्ड थोड़ा, ठीक है। उसके बाद में ये दूसरा काम था हमारा, जो एच.सी. मुखर्जी को क्या बनाया था? उपाध्यक्ष बनाया था। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे, दूसरे उपाध्यक्ष वीटी कृष्णमाचारी थे, ठीक है। उसके बाद में तीसरा काम इस दिन क्या हुआ था? ध्यान रखना है, डॉक्टर बी.एन. राव, ये भीमराव नहीं है, ध्यान रखना है, बी.एन. राव है, बेनिकल नरसिंह राव, ठीक है। डॉक्टर बी.एन. राव यानी कि बेनिकल नरसिंह राव को क्या बनाया गया था? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, यानी कि संवैधानिक सलाहकार। ध्यान रखना है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि निर्वाचित हुए थे, ठीक है, अध्यक्ष के रूप में। और उसके बाद में दूसरा काम इस दिन जो हुआ, वो एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया, जो कि बंगाल से थे। फिर बंगाल का जो एरिया था वो पाकिस्तान की तरफ चला गया। उसके बाद में वीटी कृष्णमाचारी, ध्यान रखना है, वीटी कृष्णमाचारी को क्या बनाया गया था? दूसरा उपाध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। और तीसरा जो काम हुआ इस दिन, क्या हुआ? डॉक्टर बी.एन. राव यानी बेनिकल नरसिंह राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया था, यानी कि संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था, ठीक है। और बनाने का मतलब ये था कि ये क्या हुए थे? नियुक्त हुए थे।
इनका क्या हुआ था, नियुक्तिकरण हुआ था। किसके द्वारा, तो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा इनका नियुक्तिकरण किया गया था, डॉक्टर बी एन राव का, जो कि संवैधानिक सलाहकार नियुक्त हुए थे। अब आप मेरे से पूछोगे कि सर डॉक्टर बी एन राव कौन थे, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बाद में संविधान सभा के निर्माण में जो योगदान है सबसे ज्यादा किसका रहा, तो मेरे हिसाब से डॉक्टर बी एन राव यानी बेनिकल नरसिंह राव आते हैं। कैसे, तो ध्यान रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बाद में जो सबसे तीव्र ज्ञानी, अच्छे ज्ञानी, महाज्ञानी जो व्यक्ति थे वो डॉक्टर बी एन राव, बेनिकल नरसिंह राव थे। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट है वहां से भारत की ओर से प्रथम जज भी रहे हैं, इस चीज को भी ध्यान रखना है। डॉक्टर बी एन राव अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से प्रथम जज रहने वाले डॉक्टर बी एन राव हैं, और ये एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हैं, यानी संवैधानिक सलाहकार हैं, जो पहले उस समय जब हर एक देश का जब संविधान बनता था तो इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया जाता था। जिस तरीके से हमने इनको नियुक्त किया था, ठीक है, उसी तरीके से हर एक देश में इनको नियुक्त किया जा सकता था और नियुक्त किया जाता था, और ये वो उस देश के संविधान में क्या करते थे, एडवाइस देते थे। ठीक है, और इनका भी हमारे संविधान के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान था। इन्हें संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। और आप जानते हैं, ठीक है, पूर्व में स्थित जो म्यांमार है, म्यांमार जो बर्मा जिसे हम पहले कहते थे वर्मा, उसका संविधान बनाने में भी डॉक्टर बी एन राव, बेनिकल नरसिंह राव का बहुत बड़ा योगदान है। इस चीज को ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है, ये इस चीज को भी ध्यान रखना है कि जो संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर बी एन राव थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। कभी कभार प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो जो नहीं थे उसमें आएगा संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर बी एन राव। डॉक्टर बी एन राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। और महात्मा गांधी जी भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो ये है हमारे 11 दिसंबर 1946 की दूसरी बैठक। उम्मीद है समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए, हम बात करते हैं तीसरी बैठक की। संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी, संविधान सभा की तीसरी बैठक जो कि कब हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को। ये संविधान सभा की क्या थी, तीसरी बैठक थी। संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 के। अब आप पूछोगे कि सर क्या हुआ इस दिन, तो देखिए, आप जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा की तीसरी बैठक में एक प्रस्ताव रखा, और उस प्रस्ताव का नाम था उद्देशिका प्रस्ताव। ध्यान रखना है, उद्देशिका प्रस्ताव। क्या था ये उद्देशिका प्रस्ताव? तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप जो एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं, यानी 11th 12th 9th 10th की जो बुक पढ़ते हैं, उन किताबों के पीछे एक प्रस्तावना लिखी होती है उद्देशिका के नाम से। उद्देशिका लिखी होती है, आप पढ़िएगा कभी, देखिएगा उसको। एक उद्देशिका लिखी होती है, और उस उद्देशिका जिसमें लिखा होता है कि हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सभी व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये आपको जो उद्देशिका है हर एनसीईआरटी की बुक के पीछे आपको देखने को मिल जाएगी, आप पढ़िएगा मेरे कहने पर। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं 13 दिसंबर 1946 की, जब एक प्रस्ताव रखा गया, उद्देशिका प्रस्ताव। और ये प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया, तो किसके द्वारा रखा गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देशिका प्रस्ताव रखा गया, और ये वही उद्देशिका है जो हम एनसीईआरटी की बुक के पीछे पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग, जिसकी अभी मैंने
बातें की हैं, ठीक है। उद्देश्य का प्रस्ताव, उसी का प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब रखा था, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। एक क्लास उस उद्देश्य का प्रस्ताव पर भी क्या करेंगे। इस उद्देशिका को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि हम इसे प्रस्तावना भी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसे प्रिम्बल भी कहते हैं, प्रिम्बल, ठीक है। तो कई नामों से इसको जाना जाता है, उद्देशिका, प्रस्तावना, प्रिम्बल, ठीक है, आदि नामों से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो दोबारा सुनिएगा, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देशिका प्रस्ताव रखा गया था। उद्देशिका क्या है मैंने आपको बता दिया, आप पढ़ लेना। और एक क्लास ऐसी भी रखेंगे जिसमें उस उद्देशिका प्रस्ताव का अर्थ हम जानेंगे कि क्या है वो। इसे हम प्रस्तावना भी कहते हैं, यानी कि प्रस्तावना क्या है, उसका अर्थ क्या है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जो वर्तमान प्रस्तावना है, वर्तमान प्रस्तावना जो आप संविधान में पढ़ते हैं, उसका जो आधार है वो उद्देशिका प्रस्ताव है। उसका आधार क्या है, उद्देशिका प्रस्ताव। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर की बैठक में उद्देशिका प्रस्ताव नहीं रखते तो शायद ही हमें ये प्रस्तावना देखने को मिलती, ठीक है। और आप सभी को पता है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये उद्देशिका प्रस्ताव रखा गया तो सबसे पहले तो इस उद्देशिका प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया। पार्लियामेंट ने इस उद्देशिका प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया, ठीक है। लेकिन बाद में अंत में 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका प्रस्ताव क्या हुआ, पारित हुआ। 22 जनवरी 1947 को संसद में उद्देशिका प्रस्ताव क्या हुआ, पारित हो गया। यानी कि अब हमारी जो उद्देशिका है वो क्या होगा, वो एक तरीके से संविधान का भाग बन गई, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। ये 13 दिसंबर 1946 की बैठक के दिन हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने पिछली क्लास में इतनी सारी बातें की, आपकी क्लास में कर रहे हो, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का योगदान अभी तक कहाँ गया, यानी कि अभी तक आया ही नहीं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम ही नहीं आया अभी तक है, क्या कारण है। तो ध्यान रखिएगा, अब तक की जो हमने क्लास जो बातें की हैं क्लास में, इन सारी बातों से स्पष्ट हो जाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का अब तक कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं था, ठीक है। तो अब हम करेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के योगदान के बारे में। तो ध्यान रखना, आप जानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी वो महानायक थे जिनको संविधान का जनक, पिता, जननी आदि नामों से जाना जाता है, ठीक है। और आप सभी को पता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान में कितना बड़ा योगदान था। तो अब हम करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की चर्चा। आप सभी को पता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पूर्व में संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, यानी कि अब तक की जो हमने बातें रखी हैं इसमें कहीं पर भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम नहीं आया, क्योंकि ना ही ये सदस्य थे। अब तक ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। लेकिन अगर इन्हें संविधान में कुछ देना था, अगर इन्हें संविधान में अपना कुछ योगदान देना था, तो सिंपली इन्हें क्या होना पड़ेगा, सबसे पहले संविधान सभा का सदस्य होना पड़ेगा। इन्हें क्या होना पड़ेगा, सबसे पहले संविधान सभा का सदस्य होना पड़ेगा। तो संविधान सभा का सदस्य होने के लिए इन्हें क्या लड़ना पड़ेगा, चुनाव लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले अब मैं टाइटल लिखता हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योगदान, ठीक है। ये अब मैं टाइटल लिखता हूं, ठीक है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान सभा का सदस्य होना पड़ेगा। उस संविधान सभा के सदस्य होने के साथ ही वो क्या कर सकते हैं, संविधान में अपना योगदान दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले संविधान सभा का सदस्य बनने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहां से चुनाव लड़ा, तो मुंबई से चुनाव लड़ा। ये पहली बार, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मुंबई से चुनाव लड़ा, मुंबई से चुनाव हार जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी बार उन्होंने कहां से चुनाव लड़ा, बंगाल से। ये ध्यान रखना, ये संविधान सभा के सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। तो बंगाल से चुनाव लड़ा, तो ये मुस्लिम लीगों की सहायता से जीत जाते हैं। यानी कि मुंबई से चुनाव लड़ा तो हार जाते हैं, लेकिन जब ये बंगाल से चुनाव लड़ते हैं तो मुस्लिम लीगों की सहायता से क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। यानी कि मुस्लिम लीग ने इनको भर भर के वोट दिए थे,
ठीक है। और बंगाल के जिस एरिया से जीतते हैं उस एरिया का नाम था जैसुलकुलना। ये ध्यान रखना, कभी कभार ये प्रश्न पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बंगाल के किस एरिया से संविधान सभा के सदस्य बने, तो उस एरिया का नाम था जैसुलकुलना। ठीक है, जैसुलकुलना, उस एरिया से क्या थे, संविधान सभा में सदस्य बने। ठीक है। अब आप सभी को पता है भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो जो बंगाल का एरिया था वो कहां चले गया था, पाकिस्तान की तरफ चले गया। जब बंगाल का एरिया पाकिस्तान की तरफ चले गया तो फिर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो बंगाल से संविधान सभा के सदस्य बने थे वो तो फिर संविधान सभा के सदस्य रहे ही नहीं, क्योंकि बंगाल का एरिया तो कहां चले गया, पाकिस्तान की तरफ चले गया। पूरी बंगाल पूरा पाकिस्तान की तरफ चले गया था। तो इस वजह से फिर वो संविधान सभा के सदस्य यहां से भी नहीं रहे। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने मुंबई से चुनाव लड़ा, हार जाते हैं, फिर बंगाल से चुनाव लड़ा, मुस्लिम लीगों की सहायता से वो क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। और जिस एरिया से जीतते हैं उसका नाम था जैसुलकुलना। लेकिन ये एरिया पूरा पाकिस्तान की तरफ चला जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी फिर संविधान सभा के सदस्य रहे ही नहीं। अब देखिए, जब दोनों जगह से वो संविधान सभा के सदस्य नहीं बन पाए तो उस समय आप सभी को पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की थी कि 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चूंकि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, तो उन्होंने, यानी कि इनसे पहले डॉक्टर बी एन राव, बेनिकल नरसिंह राव, जो कि 11 दिसंबर 1946 की बैठक में कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर यानी कि संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए थे। डॉक्टर बी एन राव ने उस समय के संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा, ध्यान से सुनिएगा, कि डॉक्टर बी एन राव, बेनिकल नरसिंह राव ने संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा कि अगर जब तक संविधान सभा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सदस्य नहीं बनेंगे तब तक संविधान का निर्माण करना क्या है, असंभव है। ये कहा था डॉक्टर बी एन राव ने संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, कि जब तक संविधान सभा के सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं बनेंगे तब तक संविधान का निर्माण करना क्या है, असंभव है। ये डॉक्टर बी एन राव, बेनिकल नरसिंह राव ने कहा, क्योंकि ये एक तरीके से एडवाइजर ही थे ना, तो ये एडवाइस दे रहे थे। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिन्होंने इस बात को बड़ी गहराई से लिया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तुरंत ये जो प्रस्ताव था मुंबई के प्रधानमंत्री बीजी खैर को भेजा। उस समय मुंबई के प्रधानमंत्री कौन थे, बीजी खैर, मुंबई प्रधानमंत्री बीजी खैर, ध्यान रखना है, बीजी खैर, बीजी का मतलब होता है बाल गंगाधर खैर। ठीक है। तो मुंबई के प्रधानमंत्री उस समय बीजी खैर थे। बीजी खैर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रस्ताव भेजा और बीजी खैर ने भी उस प्रस्ताव को अच्छी तरीके से समझा और तुरंत के तुरंत मुंबई से बीजी खैर ने एक सदस्य को क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सदस्य बनाने के लिए बीजी खैर ने मुंबई से एक सदस्य को क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया। और जिस सदस्य को बर्खास्त किया उस सदस्य का नाम था बर्खास्त सदस्य। ठीक है, ध्यान रखना है, बर्खास्त सदस्य, उस सदस्य का नाम था M.R. जैकर। ठीक है, M.R. जैकर, M.R. जैकर यानी मुकुंद रामराव जैकर। मुकुंद रामराव जैकर को क्या कर दिया, हटा दिया, यानी मुंबई की सदस्यता से हटा दिया। और इनके स्थान पर किसको बनाया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सदस्य बनाया गया। ध्यान रखिएगा, दोबारा सुनिएगा। ठीक है भाई, मुंबई के प्रधानमंत्री बीजी खैर को जब संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रस्ताव भेजा तो बीजी खैर ने तुरंत के तुरंत क्या कर दिया, मुंबई से एक सदस्य को बर्खास्त कर दिया, M.R. जैकर, मुकुंद रामराव जैकर को, और उनके स्थान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या बना दिया, सदस्य बना दिया। यानी कि इस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा के सदस्य कहां से बने, मुंबई से। फिर आप प्रश्न करोगे कि सर अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है तो हम क्या उत्तर देंगे, मुंबई देंगे या बंगाल देंगे, क्योंकि पूर्व में तो मुंबई से तो वो पूर्व में हार गए थे, उसके बाद वो बंगाल से जीत गए थे, लेकिन बंगाल का एरिया पाकिस्तान की तरफ चला गया तो बंगाल से तो रहे ही नहीं।
उसके बाद में फिर वो मुंबई से बन गए। तो क्या उत्तर देंगे? तो ध्यान रखना, हमें जो सबसे ज्यादा महत्व जिस आंसर को देना है वो किसको देना है? तो मुंबई को। ठीक है, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मुंबई से सदस्य थे। पूर्व में वो किससे, कहां से सदस्य थे? बंगाल से। लेकिन बंगाल का एरिया पाकिस्तान की तरफ चला गया, तो वहां से फिर उनका कोई महत्व नहीं रहा, फिर वो मुंबई से सदस्य बन गए थे। ठीक है, तो ये थी। अब देखिए, इस तरीके से संविधान सभा की क्या बन गई? ये सदस्य बन गए डॉक्टर भीमराव सभा के। तो कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अब क्या बन गए थे? संविधान सभा के सदस्य बन गए थे, यानी कि अब इनका योगदान स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, अब देखिए, एक समिति की मैं चर्चा करता हूं, जिस समिति का नाम है प्रारूप समिति। इस समिति का क्या नाम है? प्रारूप समिति। आपने कई बार नाम सुना होगा इस समिति का, क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण समिति है ये प्रारूप समिति। सबसे ज्यादा प्रश्न इस प्रारूप समिति से आते हैं। कई सारी समितियां हैं, लेकिन प्रारूप समिति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रारूप समिति का निर्माण हुआ 29 अगस्त 1947 को। इस प्रारूप समिति का निर्माण कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को। किसने किया? इस प्रारूप समिति का निर्माण किया डॉक्टर B.N. राव, बेनिकल नरसिंह राव। डॉक्टर B.N. राव ने प्रारूप समिति का निर्माण किया 29 अगस्त 1947 को। और डॉक्टर B.N. राव जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, ठीक है, संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, आप देखिए, प्रारूप समिति को कई नामों से जाना जाता है, यानी कि इसके कई नाम हैं। इसके 2-3 नाम और हैं, जैसे कि एक है पांडुलेखन समिति, दूसरी है मसौदा समिति, और तीसरी है ड्राफ्टिंग कमेटी। ध्यान रखना है, प्रारूप समिति को 3 नामों से जाना जाता है, पांडुलेखन समिति, मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। एग्जाम के अंदर तीनों नामों में से अगर कोई भी नाम दे देता है तो आपको ये ध्यान रखना है दिमाग में कि प्रारूप समिति ही है। ठीक है, पांडुलेखन समिति, मसौदा समिति और ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इस समिति का निर्माण किसने किया? डॉक्टर B.N. राव, बेनिकल नरसिंह राव ने। ठीक है, इस समिति में जो कि कितने सदस्य रखे गए? 7 सदस्य। तो उन 7 सदस्यों के भी नाम जान लेते हैं। इस समिति में टोटल सदस्य कितने थे? तो 7, जिसमें पहले जो सदस्य थे उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरे सदस्य थे एन गोपालास्वामी अयंगर। तीसरे जो सदस्य थे वो थे अलादीन कृष्णस्वामी अय्यर, ये तीसरे सदस्य थे। चौथे सदस्य थे मोहम्मद सादुल्ला। पांचवें सदस्य थे के.एम. मुंशी यानी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। छठे जो सदस्य थे वो थे टी.टी. कृष्णामाचारी। और 7वें जो सदस्य थे इनका नाम था एन माधवराव, पूरा नाम न्यायपति माधवराव। ये प्रारूप समिति के अंदर टोटल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन गोपालास्वामी अयंगर, अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, टी.टी. कृष्णामाचारी, एन माधवराव। ठीक है, तो ये 7 सदस्य थे। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखना है, अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस प्रारूप समिति के क्या थे? ये अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
और इस प्रारूप समिति में एकमात्र मुस्लिम जो सदस्य थे, यानी कि जो मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो कौन थे, तो ये मोहम्मद सादुल्लाह, मुस्लिम लीग, ये क्या थे, एकमात्र मुस्लिम लीग के सदस्य थे। ठीक है, और ध्यान रखना है कि टीटी कृष्णामाचारी जिनको बाद में प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था, इससे पहले जो सदस्य थे वो कौन से थे, डीपी खैतान साहब, डीपी खैतान साहब। ठीक है, यानी कि डीपी खैतान साहब के स्थान पर टीटी कृष्णामाचारी को प्रारूप समिति का क्या बनाया गया था, सदस्य बनाया गया था। और डीपी खैतान साहब क्यों हटे थे, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी, कब हुई थी, 1948 में। 1948 में इनकी मृत्यु हुई और इनके स्थान पर तुरंत टीटी कृष्णामाचारी को क्या बना दिया, प्रारूप समिति का सदस्य बना दिया गया। और एन माधवराव देखिए, एन माधवराव ने भी जगह ली, किसकी ली, बीएल मित्र की, बीएल मित्र के स्थान पर एन माधवराव का सदस्य बनाया गया। यानी कि पूर्व में बीएल मित्र सदस्य थे, लेकिन इनकी क्या थी, तबीयत खराब थी, ध्यान रखना है, तबीयत क्या थी, इनकी खराब थी। इनकी तबीयत खराब होने की वजह से बीएल मित्र की जगह एन माधवराव को क्या बनाया गया, प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। ठीक है, तो ये सातों के सातों नाम आपको ध्यान रखना है। प्रारूप समिति डॉक्टर बी एन राव के द्वारा तैयार की गई थी और उस प्रारूप पर चर्चा करने के लिए, उस प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का निर्माण किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया, तो डॉक्टर बी एन राव, वेलिका नरसिंह राव ने। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रारूप समिति पर चर्चा किसने की, तो प्रारूप पर चर्चा किसने की, तो प्रारूप पर चर्चा करने के लिए प्रारूप समिति का निर्माण किया गया था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। अब देखिए, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रारूप समिति में अगर मैं आपसे पूछूं कि संविधान सभा में टोटल राजस्थान से कितने सदस्य थे, अगर मैं आपसे पूछूं कि संविधान सभा में टोटल राजस्थान से कितने सदस्य थे, तो ध्यान रखना है, राजस्थान से टोटल जो संविधान सभा में सदस्य थे, ये बात संविधान सभा की हो रही है, संविधान सभा में जो टोटल सदस्य थे वो कितने थे, तो 15। राजस्थान से संविधान सभा में टोटल 15 सदस्य थे। अब किस तरीके से थे, तो सुन लीजिएगा। हाँ, आप हमारी अगर पिछली क्लास देखेंगे तो वहां पर हमने चर्चा की थी कि 292 प्लस 04 296 सदस्यों का चयन निर्वाचित हुए थे अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी भारत से। ठीक है, तो वहां पर हमने चर्चा की थी 04, जहां पर हमने 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों के नाम लिए थे, जिनमें से एक नाम जो लिया था वो लिया था अजमेर मरवाड़ा से। ठीक है, तो अजमेर मरवाड़ा जो कि राजस्थान, अजमेर क्या है, राजस्थान का एक जिला है। ठीक है, तो वहां से जो ये सदस्य था, एक तो ये सदस्य हो गया, यानी कि 14 में से एक सदस्य तो ये क्या था, अजमेर मरवाड़ा था। ठीक है, और उस सदस्य का क्या नाम था, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ध्यान रखना है, मुकुट बिहारी लाल भार्गव, यानी कि मुकुट बिहारी लाल भार्गव संविधान सभा में एक सदस्य राजस्थान से थे। ठीक है, और बाकी के जो 14 सदस्य वो भी राजस्थान से थे, लेकिन कहां से थे, तो वो 14 सदस्य देसी भारत से थे। यानी कि जो 93 सदस्य जो देसी भारत के मनोनीत हुए थे, उनमें 14 सदस्य कहां से हुए थे, राजस्थान से हुए थे। ध्यान रखना है, और एक सदस्य जो कि अंग्रेजी भारत से हुए थे, और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों में से एक प्रांत जो कि बताया था मैंने, अजमेर मरवाड़ा, वहां से एक सदस्य गया था जिसका नाम था मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि संविधान सभा में टोटल महिलाएं कितनी थी, क्या जवाब दोगे आप कि संविधान सभा में टोटल महिलाएं कितनी थी? तो देखिए, संविधान सभा में जो टोटल महिलाओं की संख्या थी, उनकी संख्या थी 15। कितनी संख्या थी? 15 संख्या थी। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, तो क्या जवाब दोगे? तो ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा में
संविधान सभा में, यहां से लिखता हूं मैं, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला, तो नाम आ जाएगा बेगम आजाद रसूल। ठीक है, ये संविधान सभा की क्या थी, एकमात्र मुस्लिम महिला थी, ध्यान रखना। ठीक है, कभी कभार प्रश्न ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा में एकमात्र देशी रियासती महिला कौन सी थी, तो देखिए एकमात्र देशी रियासती महिला, एकमात्र देशी रियासती महिला, देशी रियासती महिला का मतलब जो देशी रियासत से मनोनीत होकर आई थी, तो देशी रियासती महिला कौन सी थी, तो एनी मस्करीनी। एनी मस्करीनी जो कि एकमात्र देशी रियासती महिला थी, और जिस देशी रियासत से वो मनोनीत होकर गई थी उस रियासत का नाम था त्रावणकोर, त्रावणकोर कोची। त्रावणकोर कोची से एनी मस्करीनी मनोनीत होकर संविधान सभा में गई थी। ठीक है, ये थी। अब उसके बाद में कभी कभार प्रश्न ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि भाई संविधान सभा में एकमात्र दलित महिला कौन सी थी, दलित महिला, तो ध्यान रखना एकमात्र दलित, तो याद रखिएगा एकमात्र दलित महिला थी दक्षिणा वेलायुधन। दक्षिणा वेलायुधन जो कि संविधान सभा की एकमात्र क्या थी, दलित महिला थी। ठीक है, और इसके अलावा भी कई सारी महिलाएं थी, जैसे कि विजय लक्ष्मी पंडित है, राजकुमारी अमृत कौर है, सरोजिनी नायडू है, ठीक है, और लीला राय है, मालवी चौधरी है, ठीक है, रेणुका राय है। ये सारी की सारी जो महिलाएं थी वो संविधान सभा की सदस्य थी। ठीक है, अब देखिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा संविधान जो है वो पूरी तरीके से बनकर तैयार हुआ, यानी कि हमारी जो संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो चल रही थी। ठीक है, और ये सारी इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको बताई है ये बीच बीच में आपको याद रखनी पड़ेंगी। बाकी हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था। अब देखिए एक डेट है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूरी तरीके से बन करके क्या हो गया, तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूरी तरीके से बन करके क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, और इस दिन को हम क्या कहते हैं, आंशिक रूप से लागू होना। आंशिक रूप से लागू हुआ, यानी कि 26 नवंबर की जो डेट है जिस दिन हमारा भारत का संविधान पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया, उस दिन को हम क्या कहते हैं, आंशिक रूप से लागू होना है। यानी कि हमारा भारत का जो संविधान है वो आंशिक रूप से लागू हो गया था, यानी कि आधा अधूरा, पूरी तरीके से नहीं, एक आधा अधूरा जहां बन गया वहीं लागू मान लिया गया था। ठीक है, तो पूरी तरीके से बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू नहीं हुआ था, सिर्फ आंशिक रूप से लागू हुआ था, यानी कि एक तरीके से पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ था। पूरी तरीके से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, बनकर के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को जो भारत का संविधान पूरी तरीके से बनकर के तैयार हुआ, इस दिन को हम किस दिन के रूप में मनाते थे, तो विधि दिवस के रूप में, विधि दिवस के रूप में। पहले हम इस दिन को विधि दिवस के रूप में मनाते थे, यानी 26 नवंबर की डेट आती थी और हम उस दिन को क्या मनाते थे, विधि दिवस के रूप में, यानी कानून दिवस के रूप में। लेकिन आप सभी को पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कितना बड़ा योगदान था संविधान सभा में। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इस योगदान को देखते हुए जब 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं वर्षगांठ बनाई जा रही थी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 2015 में 125वीं वर्षगांठ बनाई जा रही थी, तो उस समय हमने इस विधि दिवस को उठाकर
यानी कि इस दिन को जो हम विधि दिवस के रूप में बनाते थे, इस विधि दिवस को हटाकर हमने इसे नाम दिया संविधान दिवस। संविधान दिवस। ध्यान रखना 2015 से हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। आप सभी को पता है, आप सभी को पता है कि इस दिन को हम क्या बनाते हैं, संविधान दिवस बनाते हैं। ठीक है, और पहले इसे हम विधि दिवस के रूप में बनाते थे। और जो विधि दिवस के रूप में जो हमने बनाया वो किसके कहने पर बनाया था, तो उस व्यक्ति का नाम था एल.एम. सिंघवी। एल.एम. सिंघवी जी के कहने पर हमने इस दिन को विधि दिवस के रूप में बनाया। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का इतना बड़ा योगदान था संविधान सभा में, तो उनको याद रखने के लिए, ठीक है, उनको याद रखने के लिए 2015 में जब 125वीं वर्षगांठ बनाई जा रही थी उनकी, तो हमने विधि दिवस को संविधान दिवस का नाम दिया। ठीक है, और वर्तमान में हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में ही बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि भाई जो 26 नवंबर 1949 को जो भारत का संविधान पूरी तरीके से बनकर तैयार हुआ, तो मैंने आपको बताया कि इस दिन को हम आंशिक रूप से लागू होना कहते हैं, कि भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया था। ठीक है, तो ये आंशिक रूप और पूर्ण रूप क्या है? मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मैंने आंशिक रूप और पूर्ण रूप, यानी कि एक तरीके से आंशिक रूप से लागू होना और पूरी तरीके से लागू होना, यानी कि डेट का जो डिवाइड हमने किया कि आंशिक रूप से लागू हमने 26 नवंबर 1949 को रखा, तो पूर्ण रूप से कब लागू किया, तो पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को। तो ये आंशिक रूप और पूर्ण रूप क्या है, तो ध्यान रखिएगा। अब जो मैं बताने वाला हूं आपको फैक्ट बताने वाला हूं, फैक्ट जो कि आपको पता नहीं होगा, और आज इस क्लास के बाद में आपको पता चलेगा कि ऐसे भी है क्या। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, फैक्ट क्या है। फैक्ट ये है कि 1929 को एक अधिवेशन हुआ जिसका नाम था लाहौर कांग्रेस अधिवेशन। 1929 में एक अधिवेशन हुआ जिसका नाम था लाहौर कांग्रेस अधिवेशन। अधिवेशन का मतलब होता है बैठक। ठीक है, लाहौर कांग्रेस 1929, ठीक है, 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन हुआ। यहां पर लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है, 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन हुआ, और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने साफ घोषणा की कि भारत अपना स्वतंत्रता दिवस कब बनाएगा, तो 26 जनवरी को बनाएगा। ध्यान रखिएगा, 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन हुआ कि, और कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने साफ घोषणा की कि जो भारत है वो अपना स्वतंत्रता दिवस वो कब बनाएगा, वो 26 जनवरी को बनाएगा। तो इस अधिवेशन के बाद में हमने जो अपना स्वतंत्रता दिवस बनाया, जो पहला स्वतंत्रता दिवस बनाया था, वो बनाया था 26 जनवरी 1930 को। अब आप कहोगे कि सर ये क्या फंडा है भाई, आप कहोगे कि ये क्या फंडा है, हमारा देश तो आजाद 1947 में हुआ है और हम स्वतंत्रता दिवस तो 1947 को बनाते हैं, और आप कह रहे हो कि हमने 26 जनवरी 1930 को ही पहला स्वतंत्रता दिवस बना लिया। तो जी बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, आपको समझना पड़ेगा, ये फैक्ट है। ठीक है, 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन हुआ। उस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने साफ घोषणा की कि प्रतिवर्ष भारत क्या बनाएगा, अपना स्वतंत्रता दिवस बनाएगा, और कब बनाएगा, तो 26 जनवरी को बनाएगा। 26 जनवरी 1930 को भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस बनाया। 26 जनवरी 1930 को भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस बनाया, जबकि हमारा देश आजाद कब हुआ था, तो यानी कि जो रियलिस्टिक में जो भारत देश आजाद कब हुआ था, वो हुआ था 15 अगस्त 1947 को। भारत देश रियल में कब आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को। तो हम फिर उस 26 जनवरी की डेट को भूल गए और हम हमारे जो स्वतंत्रता दिवस है वो कब बनाने लग गए, 15 अगस्त 1947 को बनाने लग गए। ठीक है, तो अब आप सोचिए 15 अगस्त को भले ही हम अपना स्वतंत्रता दिवस बनाने लग गए, क्योंकि हमारा रियल में जो देश आजाद हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है, तो भले ही हम 15 अगस्त 1947 को अपना स्वतंत्रता दिवस बनाने लग गए,
लेकिन क्या हमें उस डेट को भूलना चाहिए जो 26 जनवरी को हमने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस बनाया था? क्या हमें उस डेट को भूलना चाहिए क्या? तो ध्यान रखिएगा, उस डेट को हम भूले ना, इसी वजह से, यानी कि भाई उस डेट को हमें भूलना नहीं चाहिए, इसी वजह से क्या किया गया था कि 26 जनवरी की जो डेट है, 26 जनवरी की जो डेट है, उस दिन को संविधान को पूरी तरीके से लागू कर दिया गया था। यानी 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को संविधान को क्या कर दिया गया था? पूरी तरीके से लागू कर दिया गया था। क्यों? यानी कि इसी दिन लागू क्यों किया? इस दिन लागू करने का रीजन था क्योंकि हमने पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को बनाया था, तो इससे हमारा संविधान लागू हो गया, यानी कि हमारा संविधान पूरी तरीके से भी लागू कर दिया। और कहीं ना कहीं हम इस दिन को हम ये भी याद कर लेंगे कि हमने अपना स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को पहली बार बनाया था। तो इसी वजह से 26 जनवरी 1930 को तो हमने पूरी तरीके से संविधान को लागू कर दिया, और आंशिक रूप से जो लागू होना वो 26 नवंबर 1949 को कर दिया। तो ये था आंशिक रूप से लागू होना, पूर्ण तरीके से लागू होना। ये फैक्ट है जो मैंने आपको बताया था ना, ये फैक्ट है, आप कहीं पर भी देख सकते हैं, ये फैक्ट है। ठीक है, तो ये थी हमारी क्लास। अब देखिए कभी कभार पूछा जाता है कि भाई संविधान सभा में टोटल बैठकें कितनी हुई है? संविधान सभा में टोटल बैठकें कितनी हुई है? तो आप जानते हैं संविधान सभा में बैठकें तो कई सारी हो गई, लेकिन अगर मैं बात करूं अधिवेशनों की, तो टोटल जो अधिवेशन हुए हैं वो कितने हुए हैं? तो 12। टोटल अधिवेशन कितने हुए हैं? 12 हुए। तो आप कहोगे कि सर हमने तो 11 पढ़े हैं कि 11 अधिवेशन हुए हैं, या 12 कहां से लिख रहे हैं? तो देखिए ध्यान रखना, अब मैं आपको एक और फैक्ट बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं कि देखिए संविधान सभा में टोटल बैठकें कितनी हुई, मतलब किताबों में तो मिलती हैं 11, और 11 कैसे मिलती है तो मैं आपको बताता हूं कि देखिए हमारे जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की क्या हुई थी? पहली बैठक हुई थी। और जो हम संविधान बनने के जो दिन है वो जो काउंट करते हैं, वो करते हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी कि हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ वो इन दिनों में हुआ था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और इन दिनों की जो काउंटिंग होती है वो कहां से होती है? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक से। और ये जो पहली बैठक समाप्त होती है कहां पर? 26 नवंबर 1949 पर। सॉरी, पहली बैठक नहीं, पहली बैठक से लेकर जो हमारे संविधान निर्माण की जो पूरी प्रोसेस है वो खत्म हो जाती है 26 नवंबर 1949 पर, यानी कि पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया हमारा संविधान। तो ये जो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान सभा की जो लास्ट अधिवेशन हुआ था वो अधिवेशन था 11वां अधिवेशन। ठीक है, तो इसलिए हम समझते हैं कि हमारा जो संविधान ना, संविधान सभा है, उसमें टोटल अधिवेशन कितने में? 11 हुए हैं, क्योंकि 9 दिसंबर से काउंटिंग हुई, 26 नवंबर पर आकर रुक गई, टोटल काउंटिंग पर आ रहे हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। किताबों में भी यही देखने को मिलता है। ठीक है, और हम किताबों में भी यही देखने को मिलता है। और जो 11वां अधिवेशन है वो 26 नवंबर 1949 पर जाकर खत्म होता है, और स्टार्ट जो होता है 11वां अधिवेशन वो कहां स्टार्ट होता है? 14 नवंबर से। 14 नवंबर 1949 से 11वां अधिवेशन शुरू होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। 14 नवंबर 1949 को 11वां अधिवेशन शुरू होता है और वो खत्म होता है 26 नवंबर 1949 को, यानी कि 11वां अधिवेशन इस तरीके से है। लेकिन आप कहोगे कि सर 12वां अधिवेशन समझाइए, 12वां अधिवेशन। तो ध्यान रखिएगा 12वां अधिवेशन जो कि हुआ था वो इस डेट के बाद में हुआ था। और कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को। ये संविधान का क्या था? 12वां अधिवेशन था। ये संविधान का क्या था? 12वां अधिवेशन था। यानी कि हमारा संविधान पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया ना, उसके बाद भी संविधान सभा का 12वां अधिवेशन हुआ था। उसके बाद भी अधिवेशन हुआ था, और वो कब हुआ था? 24 जनवरी 1950, यानी कि भारत का संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ था ना, उससे 2 दिन पहले, यानी कि 26 जनवरी से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान का 12वां अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और अगर हम 9 दिसंबर 1946 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक के जो दिन है संविधान निर्माण के, अगर उनको काउंट करते हैं तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन नहीं आते हैं, फिर आते हैं 3 वर्ष
1 माह और 16 दिन ये आते हैं। यानी कि हमारे संविधान को निर्माण करने में जो टोटल जो समय लगा वो 3 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। लेकिन हम एक तरीके से हम मानते हैं कि भाई 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया, तो वहां तक जब काउंट करते हैं तो 11वां अधिवेशन, लेकिन 12वां अधिवेशन हमारा 24 जनवरी 1950 को हुआ था, जो कि 3 वर्ष 11 माह और 18 दिन में कंप्लीट हुआ था। ये फैक्ट है, ये फैक्ट अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भाई संविधान सभा में टोटल अधिवेशन कितने हुए, तो संविधान सभा में टोटल अधिवेशन कितने हुए, तो 12 अधिवेशन। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, जब 24 जनवरी की बात छिड़ी गई है तो क्यों ना 24 जनवरी को भी खोद दे कि क्या बात है इसकी, इसके अंदर क्या है। तो देखिए 24 जनवरी 1950 की बात करते हैं। क्या हुआ था इस दिन, भाई हमें ये तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि 11वां अधिवेशन 26 नवंबर 1949 को खत्म हो गया, लेकिन 12वां अधिवेशन किस कारण से हुआ, क्या हुआ था उस दिन, तो ध्यान रखिएगा 24 जनवरी 1950 को संविधान का क्या हुआ, 12वां अधिवेशन हुआ। और वो 12वां अधिवेशन के दिन 3 काम हुए। 3 काम कौन कौन से हुए, पहला काम तो 284 सदस्यों ने क्या किए, संविधान पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। 24 जनवरी 1950 को जो संविधान का अंतिम अधिवेशन हुआ था, 12वां अधिवेशन, उस दिन 284 सदस्यों ने क्या किए, संविधान पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था। ध्यान रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति बने थे वो कब बने थे, तो 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के पहले क्या थे, स्थायी अध्यक्ष थे, अब क्या बन गए वो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बन गए, ठीक है। देश के पहले राष्ट्रपति आप सभी को पता है, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उसके बाद में दूसरे राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। और उसके बाद में जाकिर हुसैन है, ठीक है। ये सारे के सारे राष्ट्रपति बनते चले गए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे भारत देश के, जो कि 24 जनवरी 1950 को निर्वाचित हुए थे, ठीक है, ठीक है, राष्ट्रपति, ध्यान रखना। अब उसके बाद में तीसरा जो काम हुआ तो वो काम हुआ राष्ट्रगान, राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत। राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत भी इसी दिन लागू हुए थे। राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत भी क्या हुए थे, इसी दिन लागू हुए थे। इस चीज को भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थी हमारी 24 जनवरी 1950 की अंतिम बैठक। इस दिन ये काम हुए थे और इसके 2 दिन बाद तो हमारा भारत का संविधान क्या हो गया था, पूरी तरीके से लागू हो गया था, यानी कि देश में फैल गया था, ठीक है। यानी कि इसके जो कानून थे, इसमें जो नियमित कानून थे, इसमें जो कानून लिखे हुए थे वो क्या हो गए थे, एब्सोल्यूट हो गए थे, ठीक है। अब देखिए इसी क्रम में आगे चलते हैं। अब मैं बात करता हूं कि संविधान सभा के कार्य कितने थे, यानी कि संविधान सभा कौन कौन से कार्य करती थी। तो ध्यान रखना है, संविधान सभा के कार्य, ठीक है। तो हमारी संविधान सभा उस समय 2 काम करती थी। पहला काम था संविधान निर्माण का। पहला काम क्या था, संविधान निर्माण का। यानी कि जिस समय हमारी संविधान सभा संविधान निर्माण का काम करती थी, उस समय इसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के क्या थे, अध्यक्ष थे। और वही क्या करते थे, संविधान निर्माण के समय संविधान सभा की क्या करते थे, अध्यक्षता करते थे। ध्यान रखना, अध्यक्ष, ठीक है। और जिस समय, और जो दूसरा काम था संविधान सभा का, वो था संसद का। संसद का अर्थात हमारी संविधान सभा का जो दूसरा काम था वो संसद का था, यानी कानून का निर्माण करना था। हमारी संसद क्या करती है, कानूनों का निर्माण करती है। तो संविधान सभा का दूसरा काम था संसद का, ठीक है। और जब हमारी संविधान सभा संसद का काम करती थी, उस समय इसकी अध्यक्षता कौन करते थे, तो वो करते थे जीवी मावलंकर। ध्यान रखना है, जीवी मावलंकर।
गणेश वासुदेव मावलंकर क्या करते थे, अध्यक्षता करते थे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम क्या है, अध्यक्ष है। ध्यान रखना है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं गणेश वासुदेव मावलंकर। तो ये तो है प्रथम अध्यक्ष लोकसभा के। तो प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, ठीक है, लोकसभा के उपाध्यक्ष जो कि प्रथम रहे हैं कौन है, उनका नाम है श्री एम अनंत शयनम अयंगर। ये लोकसभा के क्या है, प्रथम उपाध्यक्ष है। अध्यक्ष है जीवी मावलंकर और लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे श्री एम अनंत शयनम अयंगर। ठीक है, तो ये थे हमारी संविधान सभा के दो काम। ठीक है, अब देखिए, भले ही हमारी संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि संविधान सभा की निंदा ना हुई हो, अर्थात इसकी बुराई ना की गई हो। तो हमारी संविधान सभा की किन नेताओं ने बुराइयां की, तो ध्यान रखना है, चर्चिल ने संविधान सभा के बारे में क्या कहा, तो चर्चिल ने कहा कि संविधान सभा जातियों की संस्था है, जातियों की संस्था है, कि हमारी संविधान सभा क्या है, जातियों की संस्था है। ये किसने कहा था, चर्चिल ने कहा था। उसके बाद में दूसरे नंबर पर है लॉर्ड साइमन। लॉर्ड साइमन ने क्या कहा संविधान सभा के बारे में, तो लॉर्ड साइमन ने कहा, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई संविधान सभा को जातियों की संस्था किसने कहा, संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था किसने कहा, कि ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि चर्चिल ने संविधान सभा को जातियों की संस्था कहा था और लॉर्ड साइमन ने संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था कहा था, हिंदुओं की संस्था कहा था। ठीक है, लॉर्ड साइमन ने हिंदुओं की संस्था कहा था। और तीसरे व्यक्ति जिनका नाम था ग्रामिल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा का मतलब क्या है, कांग्रेस है। इन्होंने कहा कि संविधान सभा का मतलब कांग्रेस है। क्यों कहा था इन्होंने कि भाई संविधान सभा का मतलब कांग्रेस है, वो इसलिए कहा था क्योंकि आप जानते हैं हमारी संविधान सभा में 208 सदस्य थे कांग्रेस के, यानी कि सबसे ज्यादा सदस्य संख्या जो जिस पार्टी की थी वो थी कांग्रेस की। ठीक है, इसीलिए कहा था इन्होंने कि संविधान सभा का मतलब क्या है, कांग्रेस है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब देखिए, ये तो हो गई बुराई। अब आप जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कितना बड़ा योगदान था, तो उनके बारे में किसी ने तो कहा ही होगा, यानी कुछ अच्छा ही कहा होगा उनके बारे में, बुरा तो क्या ही कह सकते हैं कोई। ठीक है, तो उनके बारे में जिस व्यक्ति ने अच्छा कहा उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में टिप्पणी हो रही है, यानी उनके बारे में अच्छी बातें की जा रही हैं, और किसके द्वारा, सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि मैंने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाषण में कहा कि मैंने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में जो सबसे अच्छा जो काम किया है ना, वो है 29 अगस्त 1947 को जो आपने देखा प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि मैंने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में जो सबसे अच्छा काम किया है वो किया है 29 अगस्त 1947 की जो प्रारूप समिति थी उसका क्या, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अध्यक्ष बनाकर किया है। क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि इन्होंने उस प्रारूप समिति को इस तरीके से संभाला है जिस तरीके से, क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इन्होंने इस प्रारूप समिति को इस तरीके से संभाला है जिस तरीके से एक पायलट हवाई जहाज को संभालता है, यानी कि जिस तरीके से एक दक्ष पायलट जो कि हवाई जहाज को संभालता है, ठीक उसी तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने प्रारूप समिति को संभाला है। ठीक है, तो यहाँ पर
जो हवाई जहाज और पायलट की जो संज्ञा दी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, तो किसने दी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। इसी के बाद एक व्यक्ति रहे जिनका नाम था केवी राव। केवी राव ने कहा, क्योंकि आप जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का हमारे भले ही संविधान सभा का जो निर्माण है वो 389 मेंबरों ने मिलकर के किया था, लेकिन ध्यान रखना है कि संविधान सभा का जो निर्माण भले ही 389 मेंबरों ने किया था, लेकिन सबसे ज्यादा जो योगदान जो हमारे संविधान निर्माण में था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का था। सबसे ज्यादा योगदान था, और वो आपको पता ही है वो इतने महाज्ञानी व्यक्ति थे, तो उनका योगदान था, ठीक है। तो केवी राव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के जनक ही नहीं बल्कि जननी भी है, ठीक है, ध्यान रखना। केवी राव ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान के जनक ही नहीं बल्कि जननी है। और आप सभी को पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, आप इन स्टेटमेंटों से पता लगा सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान में कितना बड़ा योगदान था। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आधुनिक भारत का मनु, संविधान का जनक व जननी, संविधान का शिल्पी, संविधान का वास्तुकार, संविधान का रचनाकार, संविधान का पिता आदि नामों से जाना जाता है। तो आप इन सारी बातों से पता लगा सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान में कितना बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। तो इन क्लासों के अंदर जितना हो सका है मैंने आपको सारी बातें बताने की कोशिश की है, ठीक है। आपकी एग्जाम की दृष्टि से ये सारी बातें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आगे जो आने वाली जो वीडियो रहेंगी वो संविधान में क्या क्या बातें लिखी गई हैं उनके बारे में होंगी। कि देखिए, हमने इन क्लासों के अंदर संविधान का निर्माण तो जान लिया कि किस तरीके से किया गया, लेकिन अब संविधान में कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं इनकी चर्चा हम आगे आने वाली वीडियो के अंदर करने वाले हैं, और सारी बातें करेंगे कि हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है। तो उसके लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को सराहना दीजिए, समझिए अच्छी तरीके से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।